वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है टेनेंट। मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1.5 घंटे का है। सिंपल से बात करें तो छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। और इसी तरह डायरेक्टर भाई साहब ने मूवी के जरिए से एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिया है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही गौतम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और शायद गौतम आज बेंगलुरु जाने वाला होता है और वहाँ से यूएस, क्योंकि वहाँ पर उसकी जॉब लग चुकी होती। यही बात अपने फ्रेंड को फोन करके बताने लगता है कि मैं बेंगलुरु आने वाला हूँ। उसके बाद गौतम अपने फ्लैट से एक बड़ा सा सूटकेस लेकर किसी सुनसान जगह पर आता है। यहाँ आने के बाद गौतम कार की डिक्की में से वो सूटकेस निकालता है और उसी तरह पेट्रोल का कैन भी उस सूटकेस के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने लगता है। और जब तक वो सारा सूटकेस जल नहीं जाता, गौतम वहीं पर बैठा रहता है और इवन सुबह भी हो जाती है। गौतम उन एशेस को देखकर बहुत रोने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, गौतम को गिरफ्तार करने लगते हैं। दूसरे सीन में एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, पता नहीं क्या नाम है इसका। और एक्चुअली पुलिस स्टेशन पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स कल रात जो हुआ वो इस पुलिस ऑफिसर को बताने लगते हैं कि कल रात जब ये दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो सडनली कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब वहाँ पर जाकर देखा तो एक बंदा अपने अपार्टमेंट से नीचे गिर चुका था। फटाफट से इन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया। उसके बाद ये लेडी पुलिस ऑफिसर गौतम के पास आती है इंट्रोगेशन करने के लिए और गौतम ने जो कांड किया वो इसको ही बताने लगती है कि पहले तो तुमने अपनी बीवी को मार दिया, बाद में अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और ये मेंशन किया कि तुम बेंगलुरु में हो। अपनी बीवी को मारने के बाद अपनी बीवी की लाश को एक बड़े से सूटकेस में बंद करके सुनसान जगह पर ले जाकर उसको जला दिया, लेकिन अफसोस तुम पकड़े गए। सो गौतम, अब तुम हम लोगों को ये बताओ कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। तो गौतम थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोते हुए अपनी कहानी इस पुलिस वाले को बताने लगता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने एक अच्छी सी जॉब हासिल की। 6 साल ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद मेरी माँ मेरे ऊपर शादी का प्रेशर डालने लगी और पहले से ही हमारे घर में तय था कि मेरी शादी मेरी कजिन संध्या से होगी। तो फाइनली मैंने मेरी माँ की बातों को ना टालते हुए संध्या से शादी करने का डिसाइड किया। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी होने के बाद हम दोनों सिटी आ गए। हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। इसी दरमियान में एक दिन गौतम को यूएस ट्रांसफर होने लगता है और संध्या ये खुशखबरी अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को बताने लगती है। ये लोग भी बहुत खुश होते हैं और गौतम जाने के बाद संध्या वापस अपने मायके आने वाली होती है। पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि गौतम, तुमने जो किया और जो बता रहे हो इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर एक और बात यह है गौतम कि आज सुबह तुम्हारे फ्लैट के अपोजिट फ्लैट में रहने वाला एक बंदा अपनी बिल्डिंग से जंप लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की। उसी वक्त तुम अपनी बीवी की लाश को उस सुनसान जगह पर जाकर जलाने लगे और वो लड़का जो ऊपर से नीचे गिरा फिलहाल जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और उस लड़के का नाम है ऋषि। ऋषि का नाम सुनते ही गौतम शॉक में रह जाता है और वो ऋषि ही तुमको पकड़वाया। तुमने अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, वो एड्रेस और ऋषि का एड्रेस सेम ही था। जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो ऋषि मरने से पहले गौतम तुम अपने फ्लैट से बाहर जा रहे थे। हालांकि तुम्हारे स्टेटमेंट के हिसाब से तुम तो बेंगलुरु में होना चाहिए था। उसके बाद ये लेडी पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल पर जाती है ऋषि को देखने के लिए। सच में बेचारा ऋषि बहुत जख्मी होता है। इसके बावजूद ये पुलिस वाली ऋषि से इसके बारे में पूछने की कोशिश करने लगती है। तो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन पहले ऋषि की गर्लफ्रेंड श्रावणी ऋषि को कॉल करती है और उस वक्त श्रावणी अपने गांव से हैदराबाद निकल चुकी होती है, मतलब बस में मौजूद होती है। यही बात ऋषि को कॉल करके बताने लगती है। ऋषि कहने लगता है, अरे श्रावणी, ये तुमने क्या किया? मैं खुद यहाँ पर ढंग से सेटल नहीं हुआ और तुम कहाँ पर रहोगी? मैंने बताया था ना कि टाइम देखकर मैं तुमको बुलवा लूंगा, लेकिन श्रावणी नहीं मानती। दूसरी तरफ ऋषि के 3 फ्रेंड्स अपने फ्लैट पर आने लगते हैं और इन तीनों में से एक बंदे का नाम होता है रोनी। जाते जाते रोनी गौतम का घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और एक्चुअली उस वक्त गौतम अपनी बीवी संध्या की लाश के सामने बैठा होता है। गौतम अपने हाथ में चाकू लेकर दरवाजा ओपन करता है तो वो तो रोनी होता है। रोनी गौतम से पूछने लगता है, अरे ब्रो, आपने तो कहा था कि आज आप यूएस जाने वाले हो, पार्टी शार्टी कहाँ पर है? गौतम कहने लगता है कि मैं आप लोगों को बाद में इनवाइट करूंगा। इस तरह से सडनली दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद ऋषि अपनी एक और फ्रेंड काव्या को कॉल करने की कोशिश करने लगता है। मतलब जब श्रावणी हैदराबाद आएगी तो श्रावणी को काव्या के साथ रहने के लिए भेज देगा, लेकिन काव्या तो फिलहाल फोन पिक नहीं कर रही होती।
तभी थोड़ी देर के बाद श्रावणी दोबारा ऋषि को कॉल करने लगती है और ऋषि को अपने लोकेशन के बारे में बताने लगती है कि ये बस वहाँ पर रुकेगी, तो मुझे फटाफट से वहाँ पर आकर पिकअप कर लो। बस में बैठे बैठे श्रावणी अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। एक्चुअली श्रावणी के 3 बुआ होते हैं और इन तीनों के बेटे एक एक कंट्री में सेटल हो चुके होते हैं, कोई यूएस, कोई लंदन, कोई कनाडा। तो श्रावणी के 3 बुआ श्रावणी से डिमांड करने लगते हैं कि श्रावणी को किसी न किसी एक बुआ के बेटे से शादी करनी होगी। श्रावणी का आंसर का ही इंतजार करते रहते हैं और उसके बाद श्रावणी का फादर भी श्रावणी को समझाने लगता है कि बेटा वो तीनों मेरी बहनें हैं, अगर तुम उनके घर पर जाओगी तो तुमको माँ की कमी नहीं होगी। एक बाप के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, सोच समझकर निर्णय लो बेटा। लेकिन श्रावणी तो ऋषि से प्यार करती रहती है, ऋषि को फोन करके यही सारी बात बताने लगती है और दूसरे दिन हैदराबाद निकल जाती है। प्रेजेंट पर ऋषि की माँ ऋषि को कॉल करके कल जो हुआ वो बताने लगती है कि बेटा कल श्रावणी के पापा हमारे घर पर आए थे। मतलब यहाँ पर ऋषि ने अपनी और श्रावणी की बात इसकी माँ से नहीं बताई थी, लेकिन श्रावणी ने ऋषि के बारे में अपने फादर से कहा होता है। तो श्रावणी हैदराबाद निकल जाने के बाद श्रावणी का फादर ऋषि की माँ के पास आता है और यही कहने लगता है कि मैंने अपनी बेटी को जो बातें समझाना था वो मैंने समझा दिया। इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। अगर दोनों सहमत है तो कल हम दोनों हैदराबाद चलेंगे। ऋषि कहने लगता है हाँ माँ, श्रावणी हैदराबाद आने वाली है, वो रास्ते में है, वो आने के बाद मैं उसके पापा से बात करूंगा। उसके बाद ऋषि गौतम के पास जाता है, कहने लगता है कि ब्रो मेरी एक फ्रेंड हैदराबाद आने वाली है, क्या आप 2 दिन के लिए मेरी फ्रेंड को अपने घर में रख सकते हो। गौतम कहने लगता है 2 दिन नहीं ऋषि, 2 साल रह सकते हो, मैं तो यूएस जाने वाला हूँ और इसी तरह मेरी बीवी भी अपने मायके जा रही है, तो शाम में मैं तुमको चाबियाँ दूंगा। तो ये सुनने के बाद ऋषि बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद वो लेडी पुलिस वाली गौतम के पास आती है। गौतम कहने लगता है जब मेरी और संध्या की शादी होकर उस फ्लैट पर आए थे तो हम दोनों बहुत खुश थे, पता नहीं महीने कैसे गुजरने लगे, लेकिन 1 महीने से एक दिन 1 महीने की तरह गुजरने लगा। मतलब शादी होने के 3-4 महीनों तक इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजरने लगी थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं इन दोनों की जिंदगी में क्या हो गया। संध्या गौतम से ढंग से बात नहीं कर रही होती, वो कोने में आकर चुप चुप के रोने लगती, ढंग से अपने पति की केयर नहीं करती। पहले तो गौतम को जो मनपसंद चीजें थी वो पकाकर खिलाया करती थी, हर वीकेंड ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब जब भी गौतम अपने ऑफिस से वापस घर आता तो संध्या बस दरवाजा ओपन करके वापस अपने कमरे में चली जाती, घंटों घंटों तक अपने कमरे में बंद रहती, कुछ सवाल करो तो कुछ भी जवाब नहीं देती। इस तरह से एक दिन गौतम अपने बेडरूम में आकर कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है और शायद इसके दूसरे दिन ही गौतम अपनी पत्नी संध्या को मार देता है। इसको मारने के बाद आधी रात को गौतम संध्या की लाश को सूटकेस में बंद करके सुनसान एरिया में जाकर जला देता है। पुलिस ऑफिसर गौतम से पूछने लगती है जब तुम संध्या से इतना प्यार करते थे तो शक के दायरे में आकर तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। गौतम कहने लगता है कि भगवान राम भी सीता माता की परीक्षा ली थी। उसके बाद वो लेडी पुलिस ऑफिसर दोबारा ऋषि के पास जाती है और ऋषि से कहने लगती है कि ऋषि प्लीज तुम ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करो। ऋषि कहने लगता है कि झटके में सब कुछ बदल गया, मुझे बचाने की कोशिश मत करिए, मैं मरना चाहता हूँ। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली उस रात श्रावणी हैदराबाद आकर ऋषि को कॉल करने पर ऋषि श्रावणी को पिक करने के लिए जाता है और इसको डांटने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी चीजें क्या झटके में डिसीजन ले सकते हैं, मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था ना कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए और तुमने तो जल्दबाजी कर दी। खैर जो भी हो तुम फटाफट से अपने पापा को कॉल करो। तो श्रावणी उसी तरह से अपने फादर को कॉल करने लगती है और ऋषि श्रावणी के फादर से बात करने लगता है कि अंकल जी श्रावणी मेरे पास ही है। तो श्रावणी का फादर कहने लगता है अच्छी बात है बेटा, कल मैं और तुम्हारी माँ हैदराबाद आएंगे, वहीं पर सारी बातें करेंगे। तो ये सुनने के बाद श्रावणी बहुत खुश होने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे पापा झटके में मान जाएंगे। उसके बाद ऋषि श्रावणी को अपने फ्लैट ले जाते समय थोड़ा बहुत हैदराबाद घुमाने लगता है। उसके बाद श्रावणी को गौतम के फ्लैट के पास लाता है। दरवाजे की घंटी बजाने पर गौतम दरवाजा नहीं खोलता और उसी तरह गौतम को कॉल करने लगता है, लेकिन उस वक्त गौतम बाहर होता है। अब कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से ऋषि श्रावणी को लेकर अपने फ्लैट पर आता है। फ्लैट के अंदर ऑलरेडी ऋषि के कुछ दोस्त होते हैं, रोनी, 2 और बंदे और उसी तरह 2 लड़कियां काव्या और मेघा। सारे लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है और उसी तरह ये सारे लोग मिलकर बियर और गांजा वगैरह फूकते रहते हैं, लेकिन ऋषि नहीं।
उसके बाद श्रावणी फ्रेशअप वगैरह होकर सारे लोगों के लिए खाने के लिए चिकन बनाने लगती है। चिकन खाकर ये सारे लोग श्रावणी की बहुत तारीफ करने लगते हैं और एक्चुअली आज रात श्रावणी यहीं पर रहने का डिसाइड करती है क्योंकि साथ ही में 2 और लड़कियां होती है ना। प्रेजेंट डे पर ये पुलिस ऑफिसर दोबारा गौतम के पास आती है। गौतम आगे की कहानी बताने लगता है। अब संध्या कुछ दिनों से गौतम से ढंग से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से गौतम बहुत दुखी होने लगा। इसको टाइम देने लगा कि शायद अब या तब संध्या नॉर्मल होगी। लेकिन फाइनली एक दिन गौतम संध्या से पूछने लगा कि आखिरकार तुम कब तक चुप रहोगी, बताओ भी तो संध्या क्या हुआ। तो उस वक्त संध्या गौतम को हक करके बहुत रोने लगती है और इसके साथ जो हुआ वो गौतम को बताने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन संध्या अपने घर से बाहर आकर गौतम को टाटा बाय बाय बोल रही थी। उसी वक्त काव्या मेघा को बुलाते हुए अपने फ्लैट से बाहर आती है। मेघा उस वक्त काव्या की बातों को नहीं सुनती। उसी वक्त काव्या संध्या का फोन लेकर मेघा को कॉल करके इसे रुकने के लिए कहती है। उसके बाद संध्या जब जब एक सुपरमार्केट को जाती रहती है तो एक दिन अचानक से संध्या की मुलाकात काव्या और मेघा से होती है। ये दोनों संध्या को देखकर बात करने लगते हैं कि मुझे पहचाना, हम लोग आपके फ्लैट के सामने ही रहते हैं। इस तरह से ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देने लगते हैं। संध्या भी इन दोनों से अच्छी तरह से बात करने लगती है। एक दिन काव्या और मेघा शॉपिंग पर जाकर संध्या के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लाकर देते हैं, मतलब इसको गिफ्ट देने लगते हैं। संध्या हमेशा साड़ी ही पहनती रहती है। ड्रेस पहनने के बाद संध्या भी बहुत खुश होने लगती है। सोचने लगती है कि आज मैं गौतम को ये ड्रेस दिखाऊंगी। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन मेघा का बर्थडे होने पर मेघा और काव्या संध्या के घर पर आते हैं। संध्या मेघा को विश करने लगती है और इसी तरह ये तीनों गपशप करते हुए एक छोटी सी चॉकलेट पार्टी करने लगते हैं और इसी तरह ये दोनों संध्या को शाम में पार्टी पर बुलाने लगते हैं। काव्या और मेघा जाने के बाद संध्या का सर चकराने लगता है, मतलब संध्या को कुछ नशा सा होने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब गौतम और संध्या की नई नई शादी होकर अपने फ्लैट पर आए थे, उसी वक्त काव्या ने संध्या को देखा और मेघा से कहने लगी, अरे यार हमारे फ्लैट के सामने एक बहुत ही क्यूट से कपल आए हैं और लड़की सच में बहुत ही सुंदर है यार, सच में उसका पति बहुत ही लकी है। जब वो आंखों से बाय बोलती है, उफ, मुझे ही मन करता है कि जाके उसको एक पपी दे दूं। तो इन दोनों की बातें वहीं पर रहने वाला रोनी सुनने लगता है। अब ये सारे लोग तो गांजा फूकने वाले होते हैं, तो रोनी को इच्छा होने लगती है कि एक बार, बस एक बार संध्या को देख लें कि लड़कियां ही उसकी इतनी तारीफ कर रही है। तो एक दिन मौका देखकर रोनी संध्या को देखता है तो सच में संध्या बहुत ही सुंदर होती है। दूसरे दिन से ही संध्या को फॉलो करने लगता है कि ये दोनों कहाँ कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, गौतम कब ऑफिस पर जाता है, किस वक्त घर में संध्या अकेली होती है। इसी में रोनी ये भी देखता है कि एक दिन काव्या ने संध्या का फोन लेकर मेघा को कॉल किया था ना, वो चीज भी देखता है। रोनी प्लान बनाने लगता है कि किसी भी तरह से संध्या को हासिल करेगा। सो जिस दिन मेघा का बर्थडे था, रोनी एक चॉकलेट में नशे की दवा मिला देता है और एक्चुअली संध्या को 5 स्टार चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है। जब काव्या और मेघा संध्या के घर पर गए थे तो इन दोनों के बीच चॉकलेट पार्टी हुई थी, तो वही चॉकलेट खाने की वजह से संध्या को नशा होने लगता है। तभी रोनी ये चीज ऑब्जर्व करके काव्या और मेघा जाने के बाद संध्या के घर पर आकर संध्या को बेडरूम में ले जाकर इसके साथ एंजॉय करने लगता है और जाते जाते ये भी कहने लगता है कि संध्या, तुम्हारे कैलेंडर से इस दिन को मिटा दो अगर तुम अपने पति के साथ पहले की तरह खुश रहना चाहती हो तो। अब बेचारी संध्या बहुत ही बेबस होती है, ये अपना बचाव भी नहीं कर पाती। तो इस तरह से संध्या जो हुआ वो गौतम को बताने लगती है। गौतम बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद प्रेजेंट डे पर वो पुलिस ऑफिसर ऋषि के बयान को गौतम को सुनाने लगती है। जिस रात श्रावणी ऋषि के फ्लैट पर आई थी तो उस वक्त ऋषि के दोस्त गांजा वगैरह फूक रहे थे और उसी तरह श्रावणी चिकन बना रही थी। तो उसी वक्त रोनी की बुरी नजर श्रावणी पर भी पड़ती है। डिनर वगैरह होने के बाद जब ऋषि और श्रावणी अपने कमरे में होते हैं तो रोनी ऋषि के पास आकर कहने लगता है कि 5 मिनट के लिए श्रावणी को मुझे दे दो। ऋषि पूछने लगता है, अरे रोनी, ये तुम क्या बात कर रहे हो, जाकर सो जाओ, तुमको कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया। लेकिन रोनी गुस्से में आकर ऋषि को कमरे से बाहर फेंककर दरवाजा लॉक करके श्रावणी के साथ बलात्कार करने लगता है और वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। रोनी के बाकी दोस्त भी नशे में होने की वजह से श्रावणी की चीखने चिल्लाने की आवाज को नहीं सुन पाते, इवन काव्या और मेघा भी। श्रावणी का बलात्कार करने के बाद जब रोनी कमरे से बाहर आता है तो ऋषि को बहुत गुस्सा आता है और जब रोनी को पीटने ही वाला होता है उसी वक्त रोनी के बाकी दोस्त उस कमरे में जाकर ये दोनों भी एक के बाद एक श्रावणी का बलात्कार करने लगते हैं। बाहर बेचारा ऋषि दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है और उसी तरह काव्या को भी जगाने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन रोनी इसको रोकने लगता है। जब वो दोनों भी कमरे से बाहर आते हैं तो ऋषि बहुत ही दुखी के साथ कमरे में जाकर श्रावणी को कपड़े पहनाने लगता है। उसके बाद क्या था, ऋषि को इतना गुस्सा आता है, वो उन तीनों से झगड़ा करने लगता है। इन तीनों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। एक्चुअली जान से ही मार देता है। किसी के आंख फोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है। ये हंगामा देखकर काव्या और मेघा उस फ्लैट से बाहर भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद श्रावणी अपने कमरे से बाहर आकर यहाँ का माहौल देखकर शॉक में रह जाती है। ऋषि से कहने लगती है कि सारी गलती मेरी है, तुमने मना किया था यहाँ पर आने के लिए, मेरे पापा ने भी मना किया था। ऋषि कहने लगता है, अरे श्रावणी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुमको पता है ना, मेरा ट्रांसफर बेंगलुरु में होने वाला है, कल सुबह ही हम बेंगलुरु पर निकल जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन श्रावणी झटके से बालकनी से नीचे जंप लगाती है और उसी वक्त ऋषि भी श्रावणी के पीछे पीछे जंप लगाने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ये चीज देखकर पुलिस वालों को कॉल करता है और इस हादसे में अनफॉर्चुनेटली श्रावणी की मौत हो जाती है और ऋषि जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। सुबह होने के बाद ऋषि की माँ और श्रावणी का फादर आकर इन दोनों को ये हालत में देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। मतलब एक ही रात में सब कुछ बदल गया। ऋषि के पास जीने की कोई वजह नहीं होती, इसलिए ऋषि ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो उसी वक्त ऋषि की मौत हो जाती है। बेचारे ऋषि की माँ और श्रावणी का फादर इन दोनों की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। आए थे इन दोनों की शादी करवाने के लिए, लेकिन अफसोस। खैर प्रेजेंट पर वो पुलिस ऑफिसर गौतम से पूछने लगती है, जब पत्नी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पत्नी अपने पति को ही शेयर करने लगती है, लेकिन तुमने अपनी बीवी को मार दिया। गौतम इसका जवाब नहीं देता। पुलिस ऑफिसर कहने लगती है, अब तक तुमने जो भी कहा वो सब कुछ तुम्हारे जवाब से जुड़ा हुआ है, बताओ गौतम क्या हुआ। लेकिन गौतम कुछ भी नहीं जवाब देता। उसी वक्त गौतम उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद ये लेडी पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि आखिरकार गौतम और संध्या के बीच क्या हुआ था। क्या सच में गौतम संध्या को मार दिया? तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढती रहती है। तो इसी दरमियान में वो पुलिस ऑफिसर क्राइम स्पॉट पर जाती है जहाँ पर गौतम ने अपनी बीवी की लाश को जलाया था। एक्चुअली वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर होता है, राम लक्ष्मण सीता का। तो उसी जगह पर ये पुलिस ऑफिसर एक लेटर को देखती है और एक्चुअली इस लेटर को संध्या ने लिखा होता है। संध्या लिखती है, गौतम तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है, मेरे साथ ऐसा हादसा पेश आने के बावजूद भी तुम बहुत ही नॉर्मल से हो, तुम मुझे अभी भी उतना ही प्यार करने लगे हो। लेकिन गौतम पता नहीं मैं कब उस हादसे को भूल पाऊंगी। और इस हादसे के बाद मुझे तो शक होने लगा कि तुम मुझ पर जो प्यार दिखा रहे हो, क्या वो सच में प्यार है या तो फिर दया। इस बोझ के साथ मैं जिंदगी गुजार नहीं सकती गौतम। पता नहीं आत्महत्या धैर्य का काम है या तो फिर कायर का, लेकिन जो भी हो मेरी प्रॉब्लम का वही बस एक सॉल्यूशन है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गौतम, मेरी मौत की खबर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, यही मेरी तुमसे पहली और आखिरी ख्वाहिश है। सो गौतम ने अपनी पत्नी की प्रॉमिस को निभाने के लिए ही अपनी पत्नी की लाश को सूटकेस में बंद करके वहाँ पर जाकर जला दिया। और इसी तरह गौतम ने सोच लिया कि बिना संध्या के ये कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा, इसलिए इसने भी आत्महत्या कर ली। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज देते हैं कि इंसान चांद पर जाने के बावजूद भी धरती पर औरतों के लिए सेफ्टी नहीं है, तो ऐसे में हमारी सेफ्टी खुद करनी होगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।